हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया में हर दिन 10 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह जाती आती रहती हैं। भारत में ही हर दिन 70 से 80 हजार फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ान भरती हैं। एनालिसिस से पता चला है कि हवाई यात्रा दुनिया का सबसे सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे बस, ट्रेन, शिप ये सब मीडियम लेवल के होते हैं। इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में जितनी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, उतनी ही ज्यादा इन तरीकों में हादसों में मौतें भी होती हैं। मान लीजिए आप कहीं किसी काम से जा रहे हैं और सोचिए अगर आपकी कार का फ्यूल रास्ते में ही खत्म हो जाए। ऐसा शायद कभी आपके साथ हुआ भी होगा, है ना? उस वक्त आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन एक बार सोचिए अगर कोई प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और अचानक उसका फ्यूल ही खत्म हो जाए, आपकी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, राइट? ठीक ऐसा ही हुआ था 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ। इस घटना के एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन गई थी, जहां इसका रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप हुआ था। 23 जून 1983 की सुबह प्लेन एडमंटन से मॉन्ट्रियल पहुंचा। मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद फ्लाइट क्रू ने अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। इसके बाद इस प्लेन में नए पायलट कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन की एंट्री हुई, जिनके पास 15,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। एविएशन इंडस्ट्री में पायलट्स का अनुभव घंटों में गिना जाता है और उस समय किसी भी पायलट के लिए 15,000 घंटे का अनुभव बहुत बड़ी बात थी। उनके साथ इस फ्लाइट में सहायक पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर मायर्स क्विंटल थे, जिनके पास सिर्फ 7,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों, आपको पहले से जान लेना चाहिए कि उस समय कनाडा अपने मेजरमेंट सिस्टम को इंपीरियल से मेट्रिक सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था। इंपीरियल यूनिट मेजरमेंट सिस्टम जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, उस समय बस प्रोसेसिंग के दौर में था और यही अपग्रेडेशन प्रोसेस उस हादसे का सबसे बड़ा कारण बना, खासकर कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री में। उस समय 767 प्लेन में नया इंपीरियल सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, लेकिन बाकी प्लेन्स में अभी भी पुराना मेजरमेंट सिस्टम ही था। रिफ्यूलिंग टीम फ्लाइट नंबर 143 में 2,23,000 किलो फ्यूल लोड करने की बात भूल गई थी। एयर कनाडा 143 और 767 प्लेन दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन बिल्कुल नया होने की वजह से रिफ्यूलिंग टीम को लगा कि इसमें भी पुराना इंपीरियल यूनिट सिस्टम ही है। इसी वजह से उन्होंने 2,23,000 किलो की जगह सिर्फ 2,23,000 पाउंड फ्यूल लोड कर दिया, जो जरूरत से लगभग आधा था। फ्लाइट क्रू ने भी एक गलती की, उन्होंने टेक ऑन ऑफ से पहले फ्यूल लेवल चेक किए बिना ही रिफ्यूलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया। इसके बाद प्लेन ने टेक ऑन ऑफ कर लिया। फिर जब प्लेन 41,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर था, कैप्टन को एक सिग्नल दिखाई देता है। उस सिग्नल का मतलब था कि प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर चुका है। वे मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरकर एडमंटन जा रहे थे, लेकिन जब एक इंजन बंद होने की खबर मिली, तब प्लेन रास्ते के बीच में था। सबसे नजदीक एक छोटा सा एयरपोर्ट था और फ्लाइट कैप्टन ने सोचा कि वे वहीं लैंड कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट इंजन बंद होने के कुछ ही देर बाद राइट इंजन भी बंद हो गया। जब पायलट्स को इसका पता चला, तब प्लेन जमीन से 41,000 फीट ऊपर था। प्लेन में जो बिजली मिलती है वह टरबाइन के घूमने से पैदा होती है, लेकिन उस वक्त प्लेन की टरबाइन सिर्फ हवा के दबाव से घूम रही थी, जो पूरे प्लेन में बिजली सप्लाई करने के लिए काफी नहीं था। इस वजह से कॉकपिट में बहुत कम मात्रा में बिजली बची थी, जो पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम को सप्लाई देने के लिए काफी नहीं थी। नतीजतन कई मॉनिटरिंग सिस्टम्स बंद हो गए। कैप्टन पियर्सन और फ्लाइट ऑफिसर दोनों मिलकर फैसला करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्लेन के क्रू और 60 यात्रियों की जान अब सिर्फ उन्हीं दोनों के हाथ में थी और उनके पास फ्यूल भी नहीं था। दोनों इंजन बंद हो चुके थे। पर्याप्त बिजली न होने की वजह से कई इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो गए थे। सिर्फ कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स ही काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बोइंग 767 फ्लाइट का इमरजेंसी गाइड मैनुअल निकाला, ताकि देख सकें कि दोनों इंजन बंद होने के बाद क्या किया जा सकता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें पता चला कि मैनुअल में ऐसी स्थिति के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था और मैनुअल बनाने वाली टीम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है। इसलिए मैनुअल देखकर उनके पास सीखने या बचने का कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन पियर्सन ने ठान लिया कि वह प्लेन को बहुत गंभीरता से लैंड करेंगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि बिजली न होने की वजह से वर्टिकल इंडिकेटर और एटीट्यूड इंडिकेटर काम नहीं कर रहे थे। इससे यह पता करना मुश्किल था कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है और कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है। कैप्टन ने अपना पूरा अनुभव लगाकर प्लेन को नीचे लाना शुरू किया। वह लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन को नीचे उतार रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर बिना पैक के खुद ही कैलकुलेट करने लगे कि क्या वे सही से लैंड कर पाएंगे। प्लेन में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और बहुत कम समय में जमीन को छू लेगा। इस हालत में प्लेन डिएगो इमरजेंसी स्पॉट तक पहुंच सकता था। तभी फर्स्ट ऑफिसर को अपने पुराने एयरफोर्स बेस गिमली की याद आई, जो उसी जगह के पास था। कैप्टन पियर्सन और एयर ट्रैफिक टीम ने कैलकुलेट किया कि वे वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब वह जगह एक रेस ट्रैक बन चुकी है। अगर वह ट्रैक खाली होता तो वहां इमरजेंसी लैंडिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय रेस ट्रैक पर एक रेस चल रही थी और पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। हालांकि उसके बगल में ग्रेग ट्रैक था, जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन यह भी बहुत खतरनाक था। कैप्टन ने वहीं लैंडिंग करने का फैसला किया। प्लेन का लैंडिंग गियर ग्रेविटी ड्रॉप की वजह से बाहर आ गया, ताकि किसी भी तरह लैंडिंग कराई जा सके, लेकिन उस वक्त वर्टिकल स्पीड बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस रिस्क के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके अलावा कुछ और भी हो चुका था, जिससे प्लेन की लैंडिंग और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। सबसे पहले प्लेन के इंजन बंद हो जाने की वजह से प्लेन में बिजली पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिससे कोई आवाज भी नहीं हो रही थी। ऊपर से रोशनी की कमी के कारण उन्हें देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से नीचे मौजूद दर्शक भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी तरफ एक भयानक खतरा बढ़ता चला आ रहा है। दूसरा, फ्रंट व्हील, जिसे नोज व्हील कहा जाता है, वह ग्रेविटी ड्रॉप की वजह से ठीक से लॉक नहीं हो पा रहा था। जब उन्होंने यह सुना, उस वक्त वर्टिकल स्पीड के कारण पैदा हुई तेज हवा से टरबाइन घूम रही थी। इस वजह से थोड़ी बहुत बिजली पैदा हो रही थी, जिससे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, ब्लेड बहुत धीरे धीरे घूमने लगे, जिससे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम पूरी ताकत से सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी दो बहुत अच्छी बातें हुई, जिससे कई लोगों की जान बच गई। शुरुआत में नोज व्हील ठीक से काम नहीं कर रहा था।
जब प्लेन मैदान को छूता है तब कैप्टन पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हैं। इससे नौज व्हील अंदर की तरफ घुस जाता है और प्लेन का आगे का हिस्सा जमीन से टकराता है। फिर एक बड़ी बाउंस के साथ प्लेन दूसरी बार जमीन से टकराता है और जमीन को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। इस वजह से प्लेन की स्पीड बहुत तेजी से कम हो जाती है। यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर फ्रंट व्हील लॉक भी हो जाता तो प्लेन इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा स्पीड कम नहीं कर पाता। अगर ऐसा न होता तो यह प्लेन बहुत तेज रफ्तार में रेस देख रहे दर्शकों के ऊपर जाकर गिर जाता, जिससे हजारों दर्शकों की जान जा सकती थी। इसके अलावा कैप्टन ने पीछे के व्हील्स पर सिर्फ दाहिने ब्रेक लगाए, जिससे मेन लैंडिंग गियर टूट गया। इसके कारण प्लेन का एक और हिस्सा जमीन को छूने लगा, जिससे और ज्यादा घर्षण हुआ और प्लेन बहुत जल्दी रुक गया। फ्यूल खत्म हो जाने और दोनों इंजन बंद हो जाने के बाद भी सिर्फ 17 मिनट में प्लेन को जमीन पर लैंड कराया जा सका। इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट किया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, क्योंकि ये दोनों की गलती थी। उन्होंने फ्यूल लेवल चेक किए बिना ही फ्यूल क्लियरेंस दे दिया था। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी इतनी खतरनाक स्थिति में प्लेन को सही सलामत लैंड कराने के लिए इन दोनों को आउटस्टैंडिंग चेयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका पायलट करियर भी चलता रहा। उसी साथ 167 प्लेन को भी कुछ मेंटेनेंस के बाद एयर कनाडा ने कुछ सालों तक और चलाया। 25 साल बाद 2008 में उस प्लेन की उड़ानें हमेशा के लिए बंद कर दी गईं। उस प्लेन में मौजूद हर एक यात्री शायद ही वो 17 मिनट कभी भूल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही रहस्य, रोमांच, अनकॉमन और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।